हरोली विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री पिछले लगभग 2 दशक से अपराजित हैं। इस बार भी वो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। इस चुनाव में उनके प्रचार अभियान की कमान उनकी बेटी आस्था अग्निहोत्री के हाथ में है। हाल में लंदन से LLM करके लौटी आस्था ने चंद ही दिनों में हरोली के मतदाताओं के बीच वो पैठ बना ली है कि विरोधी भी तारीफ करते हैं। किस प्रकार आस्था इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दायित्व निभा रही है, N1 लाइव ने हरोली में जाकर स्वयं इसे जाना। N1 लाइव की वरिष्ठ पत्रकार सिमरत शर्मा ने आस्था के साथ पूरा दिन बिताया और उनसे इंटरव्यू भी किया। आस्था वरिष्ठ कांग्रेस लीडर मुकेश अग्निहोत्री की बेटी है और इस समय वो अपने फादर के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरोली में उनका इलेक्शन कैंपेन फोर फ्रंट पे संभाल रही है। सो आस्था जी, व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू बी हियर? एक्चुअली मैं पहले आती थी रैलीज में, तो मैंने देखा जो गर्ल पॉपुलेशन है 18 to 25 वो यहाँ पे अब बहुत प्रोग्रेसिव है। BA कर रही हैं, मास्टर्स PhD तक कर रही हैं हमारी बच्चियाँ, बट पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं थी। तो मुझे लगा कि अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि PhD में 3 साल से पहले आप सबमिशन नहीं कर सकते हो, तो मेरे पास अभी टाइम था और मुझे लगा कि अभी सही टाइम है कि मैं जाके बच्चियों को मिलूं जो मेरी हम उम्र बच्चियां हैं और उनसे जानूं कि वो क्या चाहती हैं, एरिया में क्या काम हो, वो भी एम्पावर हो सकें पॉलिटिकली। तो मेन रीज़न वही था आने का आगे, कि मैं बच्चियों को जोड़ सकूं, जान सकूं विजन उनका क्या है। आस्था, आप लंदन में पढ़ी हैं। हाँ जी। और आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हरोली जो है रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी। सो आपका क्या एक्सपीरियंस है? व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ल्ड्स? सो आपको क्या एक्सपीरियंस क्या आपका शेयर करना चाहेंगे आप इसके बारे में? मुझे लगता है कि जो शहरों में हम पले बड़े बच्चे हैं, खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के, प्रोटेक्टेड रहते हैं तो काफ़ी नाजुक रहते हैं, पर जब आप गांव आते हैं तो आपको पता लगता है कि उस में से आगे भी दुनिया है एंड असली लाइफ क्या है, लोगों के जीवन में मुश्किलें हैं, दुख हैं, ट्रेजेडीज़ हैं। क्योंकि ग्रामीण एरिया है तो ज़्यादातर किसान समुदाय के लोग हैं, परिवार हैं, तो जो छोटी बच्चियां हैं वो खेतों में भी जा रही हैं पर साथ ही डिस्टिंक्शन भी ला रही हैं। तो एनरिचिंग एक्सपीरियंस है और मैं सबको कहती हूँ कि कहीं ना कहीं जो मेरे अंदर मैं था, छोटी छोटी बात पे मैं रो लेती थी, वो एक स्ट्रेंथ आ गई है। क्योंकि अब बच्चों को देख के, क्योंकि बड़ी से बड़ी ट्रेजेडीज़ वो बिल्कुल स्ट्रेंथ से डील कर लेते हैं यहाँ पे लोग। तो what we think is basically that जो एक अर्बन पॉपुलेशन होती है वो थोड़ा प्रोटेक्टेड रहती है, जो रूरल है वो उनको खुद काफ़ी चीज़ें डील करनी पड़ती है एंड इट इज़ दी सर्कमस्टांसेस जो उनको सिखाते हैं। हाँ जी जी। बच्चे, आप जो हो आई कैन कॉल यू एज अ जेन जी। हाँ जी। सो जो आज की जनरेशन है, जो आजकल के यूथ है, दे आर वेरी टेक savvy। और जो हिमाचल की काफ़ी पॉपुलेशन रूरल बेल्ट में है और रूरल एरियाज में है, हाँ और बड़े बुजुर्ग हैं who are not very tech savvy। सो आपको क्या लगता है कि जो आप कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकती हैं, लोगों के साथ जोड़ सकती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस एरिया? हाँ जी। सो मेनली क्योंकि मेरा जो टच रहा है वो 18 to 25 की एज ग्रुप की गर्ल्स के साथ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बनाए हैं क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। उनको होता था कि हमें पता नहीं है कि सर कब आते हैं, रैलीज़ में हमें कोई नहीं लेके जाता, तो एक इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली उन तक इम्पार्ट हो जाती है। वो भी जो भी उन्हें कभी काम पड़ता है, हम ज़रूरी नहीं है फ़ोन उठा पाएँ, तो व्हाट्सएप के माध्यम से एक उनसे बात लगातार हो जाती है। उनके कोई भी सजेशन है, बात है, वो हो जाती है। एंड अदरवाइज भी जो हमारे बूथ वर्कर्स हैं उनके ग्रुप्स बनाए हैं। अच्छा। उनको भी यही शिकायत रहती रही है कि सर से कभी मिलना हो तो पता नहीं लगता, बिकॉज वो अब भाग दौड़ इतनी है, तो उसके माध्यम से वो सबको एक मैसेज भी चला जाता है रैलीज़ का, इवेंट्स का। एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कम से कम जो यंगर जनरेशन है इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है, रूरल उसकी भी। इसमें आपको क्या लगता है कि जो आज जो बुजुर्ग हैं वो भी साथ में जुड़ते हैं इसी से? हाँ जी, काफ़ी आई थिंक 60 तक का एज ग्रुप टच हो जाता है, बट अदरवाइज हम कॉल्स करके उनसे टच में रहते हैं जो बाकी पॉपुलेशन है।
जी। उनको रैलीज के बारे में इंफॉर्म करना है या उनसे जनरली बात करनी है, हाँ जी। तो फिर वो हम कॉल्स के माध्यम बेटर बेटर कनेक्टिविटी। आस्था, यू आर प्रोफेशनली लॉयर, आप आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैंने वैसे तो नेट क्वालिफाई किया है, अभी मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, तो एक टीचिंग की ऑप्शन भी हमेशा खुली है, रिसर्च की भी, एंड एडवोकेसी है ही है। तो मैं अभी तो यही है कि गर्ल्स को एम्पावर कर रही थी, उसमें हमने 2000 गर्ल्स निकाली है, रैली भी की है। तो अभी उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे इलेक्शन होता है फिर मैं पीएचडी ख़त्म करूँगी। अभी तो यही प्लान है कि अगली साल डिग्री मिल जाए। तो आपको लगता है कि जो आपकी एजुकेशन है वो हाँ शायद कल को पॉलिटिक्स में भी आपको हेल्प कर सकती है? पॉलिटिक्स का मैंने सोचा ही नहीं है। एजुकेशन इज द हाँ मोस्ट जी। इम्पोर्टेंट थिंग, राइट? सो आस्था, हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में। तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? मुझे लगता है हिमाचल की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग है बाकी स्टेट्स के मुकाबले। यहाँ पे कास्ट इतना रेलेवेंट नहीं है। लोग काम को वोट देते हैं, लोग इंटेलेक्ट को वोट देते हैं, क्योंकि काफ़ी पढ़ा लिखा वोटर यहाँ पे रहता है। तो अगर अभी मैंने पहली बार ही सुना है कि हिमाचल में बात हो रही है कि राजपूत ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आप देखिए शांता कुमार जी ब्राह्मण थे, वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और हर कास्ट को यहाँ पे लोगों ने इलेक्ट किया है एज लॉन्ग एज वो डिलीवर कर रहे हैं अपने प्रोमिसेस को। डेवलपमेंट आपको लगता है कि तो लोग उसके बेसिस पे वोट करते हैं? हाँ जी, जितना कर मेरी समझ है लोग डेवलपमेंट और जो एम्प्लॉयज़ भी बहुत हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ के लिए आप क्या सोच रहे हैं और मिडिल क्लास के लिए आप क्या कर रहे हैं एज अ होल स्टेट में, ये सब एरिया की डेवलपमेंट के हाँ। लिए। सो आस्था, जो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत कम एग्जांपल्स होंगे जहाँ पर हमने देखा है कि एक ही एमएलए काफ़ी लगातार जीतते आए हैं, और आपके जो फादर है वो 4 टाइम्स एमएलए हैं यहाँ से। सो आपको क्या लगता है कि जो आपके फादर में ऐसी क्या क्वालिटी है विच इज़ हेल्पिंग हिम कि वो रेगुलरली वो जो एंटी इनकम्बेंसी को फाइट कर पा रहे हैं? तो उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपके एज अ बेटी आप क्या देखते हैं कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी? एक तो उनमें डिटर्मिनेशन और विल पावर है। जैसे बहुत सारे एमएलएस काम नहीं करते, थोड़ा बहुत सड़क बना दी, तो अभी हम जिस रोड से भी जा रहे हैं ये सब एक जंगल वाला एरिया होता था। एंड जिस गांव में अभी हम मीटिंग को जाएंगे, लास्ट विलेज है, रिमोट एरिया था सबसे, पर अब उन्होंने रोड कनेक्टिविटी, औद्योगिकरण एंड एजुकेशन पे एम्फेसाइज करके एरिया को बहुत आगे ले गए हैं। एंड जब गवर्नमेंट थी तो एक जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया कि जैसे जो नरेगा, क्योंकि ऊना में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बहुत सारे परिवार नरेगा से चलते हैं, तो उनको कैसे आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो उनको वॉशिंग मशीन्स, सिलाई मशीन, साइकिल्स, लैम्प्स वगैरह नरेगा के थ्रू वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हें मिले हैं। तो उन्होंने हमेशा लोगों की सेवा को प्रायोरिटी रखा है, चाहे अभी भी ऑपोजिशन में है तो नहीं गवर्नमेंट से हेल्प होती है, बट तब भी कोई आ जाए तो बस अपना सब छोड़ के लोगों के लिए लगे होते हैं। बेसिकली जो आप कॉन्सेप्ट है वेलफेयर का, हाँ वो सही माध्यम में वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हाँ जी। डेवलपमेंट और एजुकेशन की ओर फोकस कर रहे हैं। हाँ जी। डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन। हाँ जी। सो दैट इज व्हाट कीप्स मेक्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स। एग्जैक्टली, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये रूरल एरिया है। जब हम पहले आते थे तो कच्ची सड़कें, गड्ढे होते थे, तो अब पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी जितना भी एरिया है सब वेल कनेक्टेड है। और देख ही रहे हैं जैसे जा रहे हैं। पंजाब की सड़कें खराब हैं, जैसे ही आप हमारे गांव में आते हैं सड़कें ठीक हो जाती हैं। पहले ये एरिया डिपेंडेंट था पंजाब में, बट अब पंजाब पिछड़ा हुआ है, जो साथ के गांव हैं हम बहुत आगे निकल गए हैं। एंड एजुकेशन में ट्रिपल आईटी के लिए जैसे मेरे पापा ने लड़ाई लड़के लाए सेंटर से जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बट अभी उसका उद्घाटन हुआ है, मतलब दूसरा, क्योंकि टाइम लगते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, बट ही फॉट रियली हार्ड, क्योंकि वो पता है ट्रिपल आईटी आएगा तो वो एरिया और आगे जाएगा। वैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेजेस लाए, नर्सिंग, लॉ कॉलेज बढ़ेड़ा में है, वैसे 3 कॉलेजेस लेके आए, डिग्री कॉलेजेस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी।
तो उसका वो है कि लोग देखते हैं कि नहीं काम हुआ, यहाँ पे वो नहीं सुनना पड़ता कि काम नहीं हुआ। इसका जैसे जो ये एरिया है यहाँ पानी नहीं था, जो मेरे पापा से पहले एमएलएज मिनिस्टर्स थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि इस एरिया में पानी ही नहीं है। अच्छा। सो ही फॉट रियली हार्ड एंड ट्यूबवेल, सबसे डीपेस्ट ट्यूबवेल्स यहाँ से है, इरिगेशन स्कीम्स बहुत एक्सपेंसिव इरिगेशन स्कीम्स लेके आए और अब यहाँ पे पानी पहुँचाए। तो नहीं तो लोगों को पैदल मटके लेके जाना पड़ता था एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो वाटर इन दिस एरिया। ही फॉट रियली हार्ड, ही स्ट्रगल्ड फॉर द एरिया व्हिच इज एन एग्जांपल फॉर अदर लीडर्स। आस्था, अभी बाय इलेक्शंस हुए थे तो उसमें कांग्रेस विजयी रही बेसिकली। सो आपको क्या लगता है आने वाले इलेक्शंस में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहेगा? हाँ जी बिल्कुल। अगर हम देखते हैं कि स्टेट में एक वेव है कांग्रेस की एंड आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी रोज रैलीज कर रहे हैं, तो कुछ तो दबाव उनको फील हो रहा होगा, जो इतनी रैलीज करनी पड़ रही है, इतने खर्चे करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट अकाउंट पे, तो सर्टेनली एक प्रेशर तो है ही है। तो आप मानती हो कि शायद ये कहा जा रहा जैसे कि जो ये बाय इलेक्शन का रिजल्ट था वो एक वेकअप कॉल थी बीजेपी के लिए कि उन्होंने अपनी पॉल स्ट्रैटेजी चेंज करी और उन्होंने बहुत एग्रेसिवली कैंपेन करना शुरू कर दिया है। बट क्या आपको लगता है ये सब कुछ करने से कांग्रेस की कोई मुश्किलें बढ़ी हैं या आसान है? क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले 5 सालों में हुई नहीं है एंड वो वोटर्स को अच्छे से दिख रहा है। अब कोविड भी था, एक यहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं थी, तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि दिखाते वेलफेयर करके दिखाते एंड लोगों के दिलों में जगह बनाते। तो उस टाइम मैं लंदन से नई आई थी, मैंने देखा कि यूके में क्वीन एलिजाबेथ वगैरह भी अपने खर्चे काट रहे हैं, मिडिल ईस्ट के रूलर्स ने भी काटे। उस टाइम यहाँ पे 1000 गाड़ियाँ खरीदी गई। सो एथिकली आई डोंट थिंक दे डिजर्व अनदर चांस एट ऑल, क्योंकि जब आपने मंदिरों के भी पैसे लिए, आप उस टाइम पे गाड़ियाँ खरीदे जस्ट टू प्लीज एवरीबडी अराउंड यू। सो अनएथिकल तो है ही है एंड किसी भी तरह पे खर्चे में कटौती नहीं हुई। जबकि मैंने सेंटर के ऑर्डर्स पढ़े उस टाइम, उन्होंने भी अपने सेक्रेटेरिएट्स को बोला, डिपार्टमेंट्स को, कि खर्चे कम कर दो। यहाँ पे एज सच कुछ भी नहीं हुआ। सो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड देन एंड बिकॉज आपको कहीं लगता है कि एज अ गवर्नमेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि लोगों के वेलफेयर के लिए देखा जाए रादर देन जो मनी है वो और जगहों पे यूज करके, जबकि लोग बहुत डायर नीड में थे कोविड के टाइम। एग्जैक्टली एंड हेल्प के पैसे नहीं मिले उस टाइम पे भी। अभी भी लोग काफी बोलते हैं कि नहीं, और काफी फैमिलीज को स्ट्रगल करना पड़ा पोस्ट कोविड। सो रिसेंटली मोदी जी ने घोषित किया था कि आपके एरिया में फार्मा हब, बेसिकली आपका एरिया फार्मा हब बनेगा। तो ये जो घोषणा है ये बहुत ही इलेक्शन से पहले है। तो इसका आने वाले इलेक्शंस पे क्या असर पड़ेगा? ये पिछले इलेक्शन में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि 67,000 करोड़ और समथिंग नेशनल हाईवेज, वो आज तक एक भी नहीं बना। रेलवे बोला था, वो उसका कहीं भी आपको पटरी नहीं दिखेगी। ये बस इलेक्शन का प्रेशर है कि मुकेश अग्निहोत्री जी को हराना है, तो बाय टूथ एंड नेल दे आर गोइंग टू फाइट। एंड ये वही गांव है जहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया। आप देख लो, जंगल इतना है, अगले 10 साल तक कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ इलेक्शन से पहले इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। This is the same village that we are in. All right. So it is another Jumla as they call it, and I will be really happy if they genuinely worked on it, because it would be a very big opportunity. We have 3 industrial areas. There is a food park here where you have Cremica and a lot of all the ketchup goes from here, all the McDonald's products. Then we also have Taliwal where Nestle is also situated. There's another Cremica biscuit plant, a lot of big industries. And then there's one Pandoga industrial area which has been waiting under this government that they'll bring more industries, and they haven't. So I think it's just Jumla. आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है बेसिकली। सो इसमें एक इसमें कोई बड़ा शहर नहीं पड़ता। तो इसमें जो अर्बन पॉपुलेशन होती है और जो रूरल पॉपुलेशन, उनकी दोनों की जो ज़रूरतें हैं या जो उनकी चाहते हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। तो या उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट है। तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में से लोगों की क्या इच्छाएं हैं बेसिकली?
बेसिकली यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की कमी है। तो जब मेरे पापा पहले भी सोशल सिक्योरिटी जब आप कहते हैं तो उसको हाउ डू यू डिफाइन सोशल सिक्योरिटी? मीन्स इनकम, फिक्स्ड इनकम। जैसे अभी भी मक्की अच्छी नहीं हुई है, सो द फार्मर्स आर लिटिल सैड, बट मोर देन दैट आप देखते हैं कि कई परिवार ऐसे हैं कि फादर या तो दारू पीते हैं तो इनकम नहीं है एंड द फैमिली सफर्स, या फिर आप ये देखते हैं कि फादर की डेथ हो गई है एंड परिवार स्ट्रगल कर रहा है। सो ऐसे बहुत केसेस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, पूरे हिमाचल से अलग यहाँ के डायनामिक्स रहते हैं। तो ये है कि उनको कुछ बेसिक इनकम, इसीलिए जैसे बच्चे बोलते थे कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं है, जबकि दैट इज़ अ मिनिमम ऑफ 1200 per semester. So it doesn't sound much to us, but that is also a very big amount for some people. जो सर्वाइवल है बेसिकली, एजुकेशन का, खाने का, रोजमर्रा जो है बेसिकली। हाँ जी, एंड नरेगा ही लोगों को हेल्प करता है, उसमें भी ये रहता है काम है नहीं है। सो वो भी मेरे पापा ने ये सोच रखी है कि नरेगा को एक तो इजी करना होगा, ताकि एक तंग करने की कई जगह हो गया कि नरेगा से तंग करते हैं जो लेडीज़ होती हैं, उनको उनकी लाइफ इजी करने का एक माध्यम है, ताकि इनकम आती रहे, गारंटी ऑफ वर्क है। तो उसको आप कैसे एक वेलफेयर स्टेट के हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड अदरवाइज 1500 रुपीज़ का जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बोला है वो बहुत ज़रूरी है जिस एज ग्रुप को मैं मिलती हूँ उनके लिए। एंड अदरवाइज बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल एरिया वी विल हैव टू वर्क ऑन इट, जॉब्स के लिए आपको करना ही पड़ेगा। एंड एजुकेशन बहुत आगे है, बट अभी हमने देखा कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर वाज अ वेरी इनोवेटिव आइडिया माय फादर ब्रॉट, शायद बनाया दिया गया है बट शुरू नहीं हो पाया जबकि बीजेपी कैंडिडेट उसी गांव से है। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कैंपस इफ़ यू विजिट इट, वर्थ 28 करोड़। एंड अभी मैं गई थी वहाँ पे, गाय भैंस बांधी हुई हैं, शीशे टूट रहे हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है। एंड अदरवाइज उससे एक सेमेस्टर में 1600 स्टूडेंट्स ने जाना था एंड दे वुड गेट अ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑल्सो, सो इट वुड हेल्प देम गेट एम्प्लॉयमेंट इवन अब्रॉड। तो आपको लगता है कि शायद स्टेट में ऑपोजिशन की गवर्नमेंट होने के कारण ये आपके फादर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, कि चाहे वो जितना मर्जी एफर्ट कर रहे हो बट वो शायद एक पॉइंट तक आके काम कर पाते हैं और उसके आगे वो फ्रूटफुल नहीं रहता? हाँ जी, इसमें मेन यही था एक्चुअली, बीजेपी के पास बोलने को नहीं था कि काम नहीं हुआ है। सो मेरे पापा के खिलाफ वो बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, जबकि इवन प्राइम मिनिस्टर एम्फेसाइजेस ऑन द नीड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बुनियादी ढांचे की वो बात बार बार करते आए हैं। एंड कोविड में दिस वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ आपको राधा स्वामी सत्संग के कैंपसेस नहीं लेने पड़े, लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट राधा आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स भी आप क्वारंटीन कर पाए। बट उसके बाद भी इन्होंने शुरू नहीं की वो बिल्डिंग्स। हमारे कम्युनिटी हॉल्स हैं बहुत सुंदर, जहाँ पे AC हॉल्स, बिकॉज गांव में ये प्रॉब्लम रहती है शादी कहाँ करें, टेंट्स के पैसे, तो वो मिनिमम अमाउंट में लोग शादियां कर सकते थे, इन्होंने उनको भी ताले लगा दिए खुंदक में। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो मर्जी पार्टी हो, हाँ जी, अगर एक कैंडिडेट काम कर रहा है उसके काम को, चाहे एक पॉलिटिकली ऑपोजिशन का कैंडिडेट हो, तो उनको एक जो पिछले आदमी ने काम किया या पिछले MLA ने काम किया है उसको बढ़ोतरी देनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली वो तो लोगों का बेनिफिट है। और अगर लोगों का बेनिफिट ही नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा? ये सिर्फ जितने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के प्रोजेक्ट्स थे इन्होंने सबका बुरा हाल कर दिया है। राधा लॉन्गेस्ट पुल, उस पर भी ये पेंट नहीं कर पाए, उसकी लाइट्स का बजट ऑलरेडी एलोकेटेड है, लाइट्स नहीं लगाई। वैसे ही हमारा ITI है, उस पर वाइट वॉश नहीं किया, स्किल डेवलपमेंट तो शुरू नहीं किया। हरोली कॉलेज के था, बहुत बच्चे पढ़ते हैं बिकॉज इट्स द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसकी बिल्डिंग बननी थी, बजट एलोकेटेड है, 5 साल में बिल्डिंग ही नहीं बनी, विच वॉज अ सरप्राइज टू मी ऑल्सो, क्योंकि जब मैं आई मुझे लगा बन गई होगी, बहुत बच्चे दिखते थे, एंड वहाँ नहीं हुआ। खड कॉलेज में बहुत सुंदर बिल्डिंग है, दे डिड नॉट इवन मूव द कॉलेज इनटू द बिल्डिंग। तो लोगों को क्यों आप तंग करोगे ऐसे? ऐसा भी हुआ है कि सुबह बस लगाई गवर्नमेंट ने आके, बस शाम को रोक दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग सबके होते हैं। एंड देन आई एम सरप्राइज्ड दे हैव द ऑडेसिटी टू सीक वोट्स इन दिस एरिया। आस्था, अभी हमने आपको देखा जैसे आप एक लोगों के बीच में गई, वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, तो जब आप ऐसे जाती हैं और लोगों से प्यार मिलता है, हर टाइप की फीडबैक भी मिलती होगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो आपको कैसा लगता है? आप कैसे हैंडल करती हैं सारी चीज़ को?
बहुत प्यार मिलता है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यार, इतनी एक्सेप्टेंस लोगों से मिलेगी। लोग, खासकर जो वुमेन है, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुल के बता पाते हैं। एंड यहाँ प्रॉब्लम्स बहुत वही होता है कि मेनली हेल्थ केयर की जो लोगों के बिल्स होते हैं वो पेमेंट की उनके सिलसिले मुश्किल हो जाते हैं। तो तभी जब मेरे पापा गवर्नमेंट में थे तो हमेशा सबको गवर्नमेंट से रिफंड जाता था कि वही है कि लोगों को वही होता है कि बीमार हैं, कि बस का खर्चे में भी दिक्कत आ रही है या आने जाने की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पता लगता है। एंड उनके लिए वही बहुत मुश्किल हो। तो नरेगा वर्कर्स हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स ओवर काम करने को तैयार हैं पर पंचायत काम नहीं दे रही है। ऐसे ही बातें लोगों से डिस्कस करते हैं। जैसे नरेगा कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हमें कभी समझ नहीं थी शिमला बैठे हुए। तो अब जब हम यहाँ आते हैं तो एक पता लगता है कि नरेगा बहुत ही एम्पावरिंग इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो गाँव में थोड़ी बहुत है, नरेगा से ही है हमारी इस बेल्ट में। नरेगा के अंदर क्या बेसिकली कवर होता है? नरेगा में पंचायत के थ्रू काम मिलता है, लेडीज को पेमेंट होती है। तो वो खैर दिहाड़ी बहुत कम है, एश्योर्ड लेबर हो जाती है, एश्योर्ड पेमेंट हो जाता है। आस्था अग्निहोत्री के साथ ये थी N1 लाइव की खास मुलाकात। विनम्र और मृदुभाषी आस्था किस जिम्मेवारी और परिपक्वता के साथ अपने पिता के चुनाव अभियान को एक नया आयाम दे रही हैं, वो साफ तौर पर देखने को मिला। N1 लाइव की इस पेशकश में बस इतना ही। दोबारा मिलेंगे एक नए कार्यक्रम, नई शख्सियत के साथ।